कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान किए जाने से किसान नेताओं की पूरी सियासत ही उलट-पुलट हो गई। उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं था कि पीएम मोदी कोई ऐसा कदम भी उठा लेंगे जिससे उनके सामने अचानक मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कानून वापसी की घोषणा के बाद किसान संगठनों ने खुशी मनाई, मिठाइयां बांटी, लेकिन जब वे ठंडे दिमाग से सोचने बैठे तो लगा कि उनका तो सारा खेल ही खराब हो गया। गुरनाम सिंह चडूनी का मिशन पंजाब गया तो राकेश टिकैत का मिशन यूपी। कम्युनिस्टों की सियासत गई तो आंदोलन के बहाने मौज मस्ती करने वालों का सहारा छिन गया। बस फिर क्या था, आनन फानन में मांगों की एक नई लिस्ट तैयार कर ली गई और लिस्ट में उनकी मांगों को शामिल किया गया जो गांधी वाड्रा कानून निरस्त किए जाने के बाद से करते रहे हैं। मतलब अब तो ये साफ हो गया है कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का सबसे बड़ा खेल था। इसी वजह से कांग्रेस की बातों को ही टिकैत से लेकर राजेवाल तक दोहराने लगे। माना जा रहा है कि किसान नेताओं को इस बात का भी अफसोस है कि सरकार ने कानून वापस क्यों ले लिए तो लिए, उन्हें पहले क्यों नहीं लिया गया। यही वजह है कि किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फिलहाल आंदोलन जारी रखने की बात करते हुए सरकार से बातचीत करने की मांग कर डाली। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी जब सरकार से 11 राउंड की बातचीत हुई तो ये तय हुआ था कि एमएसपी और 3 कानून पर अलग से बात होगी। इसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी मसलों पर फैसले लेती रहेगी ताकि किसानों को आंदोलन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अब जब सरकार समाधान की ओर बढ़ ही रही है तो फिर वार्ता की टेबल पर आएं और बात करें। पीएम मोदी के अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें 3 बिलों की वापसी की उम्मीद नहीं थी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें ये उम्मीद थी कि वे 2 बिलों को वापस ले लेंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे। उन्होंने इस तरह से ऐलान कर सभी को चौंका दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि 2 बिल वापस लिए और एमएसपी पर कानून लेकर नहीं आए। हमारा ये कहना है कि जो भी किया वो ठीक है और आगे की बातचीत पर सरकार रास्ता खोले। संसद सत्र में कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की बात पर राकेश टिकैत ने कहा, हमारा कहना है बहुत से मसले हैं, इस पर सरकार को बात करनी चाहिए। एमएसपी बड़ा मुद्दा है, सरकार को कम दाम पर फसलें बेचते हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। पीएम मोदी ने 3 कानून वापस लिए जाने की मांग को मान लिया, इसके लिए धन्यवाद। राकेश टिकैत ने सरकार से मांग की है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाएं और अन्य मसलों के लिए कमेटी बनाएं। 11 दौर की जो बातचीत हुई और सरकार के प्रतिनिधि जबकि हमारी बात नहीं समझ पाए। हमारा कहना था कि 3 कानून वापस लो, अन्य मुद्दों पर बात करो। बिलों की वापसी के बाद सरकार के विरोध को लेकर निहत्था होने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के लिए काम करे, वोट कोई किसी को भी देना चाहे दे, उसका कोई सवाल ही नहीं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी को झुकाने या झुकने के लिए नहीं आए हैं। किसानों को लेकर कई मुद्दे हैं जिन्हें हम उठाने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में महीनों की मशक्कत के बाद सचिन पायलट की लंबी नाराजगी के बाद आखिरकार राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल हो ही गया, लेकिन इसके साथ ही अशोक गहलोत के लिए नई मुश्किलें पैदा हो गईं। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज विधायकों ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खेरवाड़ा से कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने तो अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये सवाल ही पूछ लिया कि उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। दूसरे विधायक ने तो अजय माकन को घेरा और तीसरे ने भ्रष्ट विधायक का मंत्री बनाए जाने का विरोध करना शुरू कर दिया। दयाराम परमार ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर कहा कि ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं की जरूरत होती है। कृपया मुझे ये बताएं कि योग्यताएं क्या हैं, ताकि मैं भविष्य में मंत्री बनने के लिए उन्हें हासिल कर सकूं। कहा जा रहा है कि कई विधायक नाराज चल रहे हैं। राज्य मंत्री बनाए गए पायलट गुट के ब्रिजेंद्र ओला कैबिनेट मंत्री न बनने से खुश नहीं दिखे। ओला ने कहा कि पार्टी ने जितना समझा उतना ही ठीक। अलवर के कठुराम से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। हालांकि बैरवा ने कहा कि वे नाराज नहीं हैं। बैरवा ने कहा कि वे लंबे समय से अशोक गहलोत के साथ हैं। परमार से पहले कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जौहरीलाल मीणा ने कहा कि हमारे जिले में ये सबको पता है कि टीकाराम जूली एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका परिवार वसूली में शामिल है। मैंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें हटाए जाने को कहा है, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया। मैं इसके खिलाफ हूं। इसी तरह राजस्थान कैबिनेट में फेरबदल से विधायक शफिया जुबैर भी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का ढांचा और बेहतर हो सकता था, लेकिन खराब प्रतिष्ठा वाले लोगों को प्रमोट कर दिया गया। कांग्रेस विधायक
खिलाड़ीलाल बैरवा प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिले। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडलीय फेरबदल में बैरवा भी मंत्री बनने की होड़ में थे, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। वहीं बैरवा ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं थी, बस उनके दिमाग में कुछ बातें थीं जिनके बारे में उन्होंने माकन से बात की। नवाब मलिक के पास समीर वानखेड़े के खिलाफ कहने को अब शायद कुछ नहीं बचा। समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने के तमाम प्रयास नवाब मलिक अब तक कर चुके हैं और बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर निकाहनामा तक, स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर और भी बहुत कुछ नवाब मलिक जारी कर चुके हैं। ताजा मामला समीर वानखेड़े के निकाह की तस्वीर का है जो नवाब मलिक ने जारी की और ट्वीट कर कहा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। यह क्या किया तुमने समीर दाऊद वानखेड़े। लेकिन माना जा रहा है कि नवाब मलिक ने यह तस्वीर महज सनसनी फैलाने के लिए जारी की है, क्योंकि जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का निकाहनामा जारी किया था तभी समीर वानखेड़े ने कहा था कि उनकी मां यह चाहती थी कि उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक हो, इसीलिए नवाब मलिक की इस तस्वीर को कोई खास तवज्जो नहीं मिलना है। नवाब मलिक द्वारा शेयर की गई ताजा तस्वीर में टोपी पहने शख्स नवाब मलिक के मुताबिक समीर वानखेड़े किसी कागज पर दस्तखत करते नजर आ रहे हैं, जिसे निकाहनामा बताया जा रहा है। मलिक ने ये तस्वीर उस दिन जारी की जब उनके खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर कर 1.25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने के लिए नवाब मलिक ने जितने भी सबूत अदालत में दिए हैं वे भी सवालों के घेरे में हैं। अदालत में दिए गए दस्तावेजों में एक वह भी है जहां पर समीर वानखेड़े के पिता के नाम को बदला गया है। ये दस्तावेज बीएमसी से लिया गया है। दूसरा दस्तावेज स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है और तीसरा सेंट जोसेफ हाई स्कूल का एडमिशन फॉर्म। अब इन्हीं दस्तावेजों के दम पर समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े बताया जा रहा है, लेकिन वानखेड़े की लीगल टीम ने इन दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तर्क दिया गया है कि समीर वानखेड़े के पिता ने काफी पहले ही बेटे का नाम बदल दिया था। वहीं ये भी कहा गया कि समीर के पिता का नाम ज्ञानदेव है और उन्हें किसी भी सूरत में दाऊद कहकर संबोधित नहीं किया जाए। वानखेड़े के वकील ने पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनके मुताबिक जिन सर्टिफिकेट को पुलिस को सौंपा गया था वो नवाब मलिक तक कैसे पहुंच गए। वहीं इस बहस के बीच जस्टिस जामदर ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि वैसे तो स्कूल हर 5 साल में पुराने रिकॉर्ड खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ इतने सालों तक इन्हें संभाल कर रखा गया। वहीं क्योंकि नवाब मलिक की टीम ने आरोप लगाया कि नौकरी पाने के लिए वानखेड़े ने खुद को अनुसूचित जाति भी बताया, इस पर भी उनके वकील ने मजाकिया जवाब दिया। उन्होंने बोला कि 5वीं क्लास में समीर वानखेड़े को पता था वे एक IRS अधिकारी बनने वाले हैं और उन्हें जाति सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब अभी के लिए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और 22 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी और दस्तावेज कोर्ट में जमा नहीं करवाएगा। याचिका में समीर वानखेड़े के पिता ने कोर्ट से ये भी मांग की है कि नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान जारी करने से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कृषि कानूनों को निरस्त होने के बाद किसान नेताओं का सियासी चेहरा अब खुलकर सामने आने लगा है। बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने तो अपनी पार्टी का ही ऐलान कर दिया और साफ कर दिया कि उनकी पार्टी पंजाब की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत के बीच का झगड़ा भी अब खुलकर सामने आ गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता एक दूसरे पर बड़े आरोप लगाने लगे हैं। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में राकेश टिकैत आए नहीं, गुरनाम सिंह चडूनी बैठक बीच में ही छोड़कर निकल गए। जाहिर है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब संयुक्त नहीं रहा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सारे संगठनों और नेता अपनी अपनी डफली बजाते दिखाई देंगे। वजह ये कि गुरनाम सिंह चडूनी का मिशन पंजाब तो अब अपनी राह पकड़ चुका है, लेकिन टिकैत की यूपी में दुकान ठीक से जमी नहीं। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से दूरी बना ली है। लेकिन इस बात के बाहर आने के बाद उनकी ओर से संदेश प्रसारित किया गया कि वे लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर वहां चले गए हैं। हालांकि इसके कयास लगाए जा रहे थे कि राकेश टिकैत बैठक में नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बैठक के दौरान गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत गुट में तनातनी हो गई थी। लेकिन तनातनी सिर्फ राकेश टिकैत और चडूनी के बीच में नहीं थी। चडूनी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बैठक करने वाले संगठनों को खुलकर कांग्रेसी बता दिया। चन्नी के साथ राज्यपाल सहित संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं की बैठक हुई थी। अब चडूनी ने उन सबको कांग्रेस के इशारे पर काम करने वाला बता दिया। मतलब साफ है कि संयुक्त किसान मोर्चा का झगड़ा अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां से वापस लौट पाना
बड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 27 नवंबर तक के लिए पूर्व में तय सभी कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जितेंद्र सिंह विर्क, बलबीर सिंह राजेवाल संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और इसके बाद राजेवाल ने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल तो संसद में कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर कोई बात नहीं कही, इसको लेकर कमेटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि कमेटी कैसे काम करेगी, उसमें सरकार के और मोर्चा के कितने सदस्य होंगे, उसकी शक्ति क्या होगी, डेडलाइन क्या होगी। संसद कूच के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भी यथावत है, लेकिन 27 नवंबर की बैठक में इस पर आखिरी निर्णय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब चाहकर भी मुंबई पुलिस परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। परमबीर सिंह ने जिस 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप अनिल देशमुख पर लगाया, वैसा ही आरोप अब परमबीर सिंह पर लग गए। उसके बाद से महाधारी सरकार और उसके नेता परमबीर सिंह पर हमलावर हो गए। गिरफ्तारी के डर से परमबीर सिंह छुप गए। परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ से कहा कि परमबीर सिंह देश में ही हैं, जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वकील ने अदालत को बताया कि वह इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि मुंबई पुलिस से उनकी जान को खतरा है। कोर्ट कहे तो परमबीर सिंह 48 घंटे के भीतर सीबीआई या फिर अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार और अन्य से 6 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके वकील से पूछा था कि परमबीर सिंह देश में हैं या देश के बाहर हैं, इसके बारे में बताएं, तभी अदालत सुनवाई करेगी। पीठ ने पूछा कि परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस से कैसे खतरा है। इस पर वकील पुनीत बाली ने कोर्ट को बताया कि परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ स्टैंड लिया है, उनके खिलाफ तमाम एफआईआर हुई हैं, इसीलिए उनकी जान को खतरा है और वे छिप रहे हैं। वकील ने परमबीर सिंह के खिलाफ मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच के दौरान सहयोग बरतने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि परमबीर सिंह को पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया है, उन्हीं को आज शिकायतकर्ता बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। मुंबई की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया था। सरकारी वकील शेखर जगताप ने बताया था कि वह लगातार समन जारी होने के बाद भी सामने नहीं आ रहे थे, इसीलिए अदालत ने परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करके मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग खत्म हो गई। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो यह पूरी तरह से गलत है। सचिन पायलट सिर्फ अपने 5 समर्थक विधायकों को मंत्री बनवाकर खुश नहीं है और न ही अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल करके। मतलब यह कि दोनों नेताओं के बीच की जंग आगे भी जारी रहेगी। इस बात के संकेत अशोक गहलोत के सलाहकार ने साफ तौर पर दे दिए। अशोक गहलोत में सलाहकार नियुक्त किए गए कांग्रेस के विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। रामकेश मीणा ने पायलट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आलाकमान को गुमराह किया है। असल में मामला निर्दलीय और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का है, जिनके खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला था और उन्हें बाहरी बताया था। रामकेश मीणा का यह भी कहना है कि वे सारे कांग्रेस के ही लोग थे जिनका टिकट सचिन पायलट ने कटवाया था। टिकट कटने के बाद वे लोग बीएसपी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते, जिसके बाद सचिन पायलट ने उनके बारे में आलाकमान को गुमराह किया। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें तरजीह नहीं दी गई। रामकेश मीणा ने कहा कि टिकट वितरण के समय भी पायलट ने गुमराह करके हाईकमान से हमारे टिकट कटवाए थे। इसके बावजूद हमारे साथ बीएसपी या निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते। उन्होंने कहा कि कमान पूरी तरह गहलोत साहब के हाथों में होती तो कांग्रेस की 150 सीट आती। हम गहलोत सरकार के साथ संकट के समय से थे, यह ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी चेहरा अशोक गहलोत ही रखा जाए। अगर सचिन पायलट को कमान दी जाती है तो पूरी तरह से विरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के ऐलान के बाद लोगों को ये लगने लगा कि अब कुछ करवाना हो तो हंगामा करो, धरना दो, रास्ते बंद करो। यही वजह है कि ओवैसी ने अब सीएए और एनआरसी को लेकर यूपी को शाहीन बाग बनाने देने की धमकी दे डाली। ओवैसी के बाद मुनव्वर राणा की जुबान भी खुली और वे भी ओवैसी के अंदाज में सीएए और एनआरसी को खत्म करने की मांग करने लगे।
ओवैसी के तेवर से साफ है कि यूपी विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर सीएए और एनआरसी का मुद्दा गरमा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर सीएए और एनआरसी को खत्म नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। ओवैसी ने यूपी के बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएए संविधान के खिलाफ है। अगर बीजेपी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ एक और शाहीन बाग बन जाएगा। ओवैसी के सुर में सुर मिलाते हुए शायर मुनव्वर राणा ने कहा, जो हाल कृषि कानूनों का हुआ वही हाल सीएए और एनआरसी का भी होगा। उन्होंने कहा कि कोई कानून नहीं है बल्कि ये मुसलमानों से दुश्मनी निकालने के लिए लाए गए हैं। दिल्ली का शाहीन बाग सीएए और एनआरसी के विरोध का केंद्र रहा। विरोध स्थल जहां सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए सैकड़ों महिलाओं ने कई महीने तक डेरा डाला था। दिल्ली पुलिस ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण यहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था। ममता बनर्जी ने बंगाल के विधानसभा चुनावों में जो कुछ किया वही अब त्रिपुरा में दोहराने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी की नेता सायोनी घोष ने त्रिपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सायोनी घोष ने बिप्लब कुमार देब की एक नुक्कड़ सभा के दौरान बैठक स्थल पर पहुंचकर कथित तौर पर खेला होबे किनारे लगाकर सभा को बाधित किया। इसी वजह से अगरतला की पुलिस ने सायोनी घोष को बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी से कुचलने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सायोनी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया। अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा के लिए निकले तो ममता बनर्जी ने 1 दर्जन सांसदों को दिल्ली रवाना कर दिया। टीएमसी के मुताबिक सायोनी घोष जिस होटल में ठहरी थीं, वहां त्रिपुरा पुलिस गई और सायोनी घोष को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। टीएमसी का कहना है कि पुलिस ने सायोनी को ये नहीं बताया कि आखिर किस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। जब टीएमसी नेता कुणाल घोष सहित कई कार्यकर्ता थाने पहुंचे तब पता चला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाते हुए सायोनी को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने अगरतला स्थित एक पुलिस स्टेशन के भीतर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पीटने का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है कि थाने में राज्य पुलिस के सामने बीजेपी के लोगों ने उन्हें लाठियों से पीटा और पथराव भी किया। हालांकि बीजेपी ने इस तरह के आरोपों को आधारहीन बताया। टीएमसी का आरोप है कि थाना पहुंचने के कुछ मिनट बाद जब सायोनी घोष से पूछताछ की गई तो करीब 25 बीजेपी कार्यकर्ता हेलमेट पहने और हाथ में लाठियां लिए वहां पहुंचे और थाने के अंदर ही टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। टीएमसी का दावा है कि इस हमले में टीएमसी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। टीएमसी कार्यकर्ता कुणाल घोष ने त्रिपुरा में जंगल राज का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सायोनी घोष को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया। धिक्कार है त्रिपुरा सरकार को। थाने में हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, सायोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक व्यक्ति का खून बह रहा है और पुलिस कर्मचारी उपद्रवियों को खदेड़ते देखे जा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि बिप्लब देब इतने बेशर्म हो गए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। उन्होंने बार बार हमारे समर्थकों और हमारी महिला उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे। भाजपा की सरकार में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। त्रिपुरा भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र भट्टाचार्य ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की जनता टीएमसी नेताओं से बहुत नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।